स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। पिछले कुछ सालों से यूपीआई पेमेंट्स हम सबकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं। बट अब ये यूपीआई पेमेंट सिस्टम चेंज होने जा रहा है। भारत सरकार ने 2 दिन पहले ही लोकसभा में कानून पास किया है। अब इस कानून की टाइमिंग के ऊपर एक भारी भरकम संदेह खड़ा होता है। मार्च 2026 में यूएस गवर्नमेंट ने भारत की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड बैरियर दिखाया था। अब जैसे ही सदन की शुरुआत होती है, अगस्त 2026 में, मतलब इसी महीने, यह कानून पास कर दिया जाता है। तो डाउट जरूर आता है कि क्या भारत सरकार ने इंडिया यूएस ट्रेड डील के चलते अपने डिजिटल सिस्टम को लेकर कई अमेरिका के आगे घुटने तो नहीं टेक दिए। तो इस वीडियो सेशन में हम ये जरूर समझने वाले हैं व्हाई अमेरिका एंड अमेरिकन कंपनीज हेट इंडियन यूपीआई, और इसके पीछे किस तरीके से इंडिया यूएस के ट्रेड डील के तार जुड़े हैं, इसको एनालाइज करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपीआई के बारे में। इन यूपीआई की पेमेंट ट्रांजैक्शंस को यूज करते हुए सालों हो चुके हैं, बट शायद हमें पता हो 2020 का वो साल था जब भारतीय सरकार ने कानूनी रूप से यूपीआई ट्रांजैक्शंस और रुपे डेबिट कार्ड के ऊपर से एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस को लगाने से मना कर दिया। मतलब अब आपकी जो पूरी की पूरी यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे मैं किसी मर्चेंट को पे करूं या किसी और व्यक्ति को पे करूं, उनके ऊपर 0 एमडीआर चार्जेस लगते हैं। क्या होते हैं एमडीआर चार्जेस? क्योंकि यही एमडीआर चार्जेस इंडिया यूएस के बीच में पेमेंट सिस्टम को लेकर एक फ्रिक्शन बना हुआ है। जब मैं यूपीआई यूज करता हूं तो जो पैसे, लेट से मैंने 1000 रुपए, ये तो पुराना नोट है, अब तो चलता भी नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूं, 1000 रुपए पे किया तो जो व्यापारी है उसको पूरा का पूरा 1000 रुपए पहुंच जाता है यूपीआई से। बट अगर मैं कार्ड रूट यूज करता हूं, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, उस रूट को जो यूज किया जाता था यूपीआई आने से पहले, तो ये पूरा का पूरा पैसा नहीं पहुंचता। उसमें से कुछ पैसा बीच में जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको दे दिया जाता है। अब इसको एक बार ध्यान से समझिए कैसे होता है। आपके सामने मैं सिनेरियो रखता हूं कि अगर मैं गाड़ी से किसी भी तरीके से ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो उसको जाने के लिए बीच में रोड बनाई जाती है। वो रोड सरकार बनाती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो रोड सेफ रहे, जिसके थ्रू मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच जाऊं। अब उसके बीच में उस रोड की सेफ्टी के लिए, मेंटेनेंस के लिए सरकार टोल भी लेती है। उसी तरीके से पेमेंट्स का सिस्टम होता है। अगर मैं यहां से अपने बैंक से पेमेंट कर रहा हूं जो कि किसी व्यापारी के बैंक की तरफ जा रही है, तो जो रास्ते का एक हाईवे है, जिसको मैं फाइनेंशियल हाईवे बोल दूं, उसके लिए कुछ नेटवर्क कंपनीज होती हैं जिनको आप वीजा, मास्टर कार्ड से जानते हैं। अब ये बीच में इस बात का टोल लेती हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन सेफ रहे, किसी भी तरीके से उसमें घोटाला ना हो सके, दूसरे बैंक तक वो पैसे पहुंच जाएं। अब जब कोई व्यक्ति, आप और मैं या कहीं भी और, जाकर किसी मर्चेंट को पे करते हैं, तो जो मर्चेंट डिस्काउंट चार्जेस जो उस व्यापारी को पे करने पड़ते हैं, उसको आप ब्रेकअप देखिए किस तरीके से होता है। ये 4 बड़े बड़े भाग हैं जो उसको पैसे पे करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो है इंटरचेंज फी। इंटरचेंज फी मतलब बैंक काटता है जिस बैंक ने वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू किया है, जिसको मैं यूज कर रहा हूं उस पेमेंट को करने के लिए। दूसरा है नेटवर्क फी, जो ये बीच का हाईवे, इसकी सिक्योरिटी बनी रहे, तो वीजा, मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज इसको काटती हैं। फिर है प्रोसेसिंग चार्जेस, जो कि फॉर एग्जांपल मैं किसी मशीन पे टैप करता हूं, उधर पेयू का नेटवर्क है या यहाँ पर बिल डेस्क है, रेजर पे है, ये इस प्रोसेसिंग चार्ज को लेते हैं। एंड फाइनली होता है टैक्स, जीएसटी, जिसको सरकार लेती है। तो ये सारा का सारा जो चार्जेस है ना, ये व्यापारी को पे करना पड़ता है। अब ये देखिए, अगर हमने 1000 रुपए यहां से इशू किए, इन सब की कटौती के बाद लगभग 980 रुपए, 82 रुपए, इतने तक मर्चेंट को पहुंचता है। अब आप सबको पता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा हजारों में ऊपर चले जाती है, हम वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं, टीवी लेने जाते हैं, बड़े भारी भरकम ये महंगे फोन, आईफोन्स हैं, तो मर्चेंट, हम सबको पता है, मर्चेंट बोलता है कि अलग से इसको पे कर दो आप, कि मैं नहीं ये उठाऊंगा। इस बात के लिए हम सब जानते हैं, और इसी चलते काफी हद तक हमें शिफ्ट यूपीआई की तरफ दिखा। अभी जितनी कंपनीज हैं, इन सबको पैसे मिलते हैं, वो पैसे मिलने बंद हो रखे। ध्यान से देखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है जो एमडीआर चार्जेस का है, ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब पर मिलता है पैसा, बट यूपीआई की तरफ ये पूरा का पूरा पैसा शून्य। मतलब मर्चेंट को पूरा का पूरा पैसा पहुंच रहा है, तो बीच में इंटरमीडिएट्स जो हैं उनके पास पैसा नहीं आ रहा। और इस बात को लेकर यूएस कंपनीज
बहुत देर से भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को हाईलाइट कर रही हैं कि ये अनफेयर एडवांटेज है जी, हमारे पैसे कट रहे हैं। आपको अगर एक मैं फिगर दूं तो लगभग यूएस कंपनीज किसी गिवन फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपीस भारत से कमा जाती थी। जब ये मैं एमडीआर चार्जेस की बात करूं, ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, बट इतनी भी छोटी नहीं है कि इन्होंने इसको फ्लैग नहीं किया। अब एक और सिनेरियो देखिए, जब ये मुझे पेमेंट नेटवर्क कंपनीज दिख रही हैं जो इस हाईवे को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, तो इसमें भारत सरकार ने जरूर सोचा कि ये सारी की सारी जो सिक्योरिटी है बाहर की कंपनीज दे रही हैं, हम खुद की कंपनी क्यों नहीं बनाते, भारत की डोमेस्टिक कंपनी खड़ी करते हैं, जिसका नाम है रुपे। अब रुपे को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड यूजेज के ऊपर एमडीआर चार्जेस लगाना बंद कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रुपे डेबिट कार्ड को यूज करें और हम खुद का पेमेंट सिक्योरिटी नेटवर्क खड़ा करें। अब इसके साथ एक और कदम लिया गया जिसको लेकर यूएस ने संदेह किया। रुपे का जो क्रेडिट कार्ड है उसको यूपीआई ट्रांजैक्शंस में अलाउ कर दिया गया। मतलब बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, उनको पता होगा, अगर आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको जीपे में या मतलब फोन पे में आप यूज कर सकते हैं, बट किसी भी और क्रेडिट कार्ड कंपनी को आप नहीं कर पाते। और इसको लेकर यूएस कंपनीज ने बहुत बवाल किया कि क्रेडिट कार्ड कंपनी को लेकर भारत सरकार हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, तो इसको भी ठीक किया जाए। ये जो मार्च 2026 की रिपोर्ट है इसमें इसको अलग से हाईलाइट किया गया। अब मेरी बात सुनिए, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि यूपीआई के ये चार्जेस तो जरूर लगेंगे, नेटवर्क तो पीछे जा ही रहा है, अब उस नेटवर्क के चार्जेस कौन पे कर रहा है? उसको समझने से पहले एक बात बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के कोर्स में पढ़ते हैं, आकर आपको क्लास चाहे इकोनॉमिक्स की हो, गवर्नेंस की हो, मैं बोलूं हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ाया जाता है, रिलेट किया जाता है आपकी डेली लाइफ से। वैसे एग्जांपल्स आपको डिक्टेट किए जाते हैं, क्लास नोट्स आप भी बनाते हैं, उससे पहले आपको डिजिटल फॉर्मेट में भी दे दिए जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो रेफरेंस बुक्स, मतलब बच्चों को एक बहुत बड़ा संदेह रहता है कि इतनी बुक्स हैं कैसे कवर करें, उसका निचोड़ स्टडी आईक्यू ने 18 बुक सेट में बना रखा है, जो आपको कोर्स ज्वाइन करते ही आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। इन कोर्स की क्लासेस को एक्सेस करने के लिए, कोर्स को अवेल करने के लिए आप केजे लाइव कोड से अवेल कर सकते हैं। और जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर आप डायल करके पूछ सकते हैं, KAIRNZ टेलीग्राम आईडी पर मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस में तो पूरा नेटवर्क लगता होगा ना, एक बैंक से दूसरा बैंक तो चार्जेस जा रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? बिल्कुल, ये सारा का सारा जो तामझाम है वो यूपीआई में भी लगता है। बट यूपीआई प्रमोट करने के लिए सरकार ये सारा पैसा खुद दे रही है इनको। सरकार के अगर मैं 2021 से बात करूं, 21, 22, 23, 24 के बजट में इन सभी के लिए सब्सिडी अमाउंट दिया गया था। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बढ़ती गई, सब्सिडी भी भारत सरकार से बढ़ती गई, 1300 करोड़ से 3600 करोड़। पर 2026-27 मतलब रीसेंट बजट जो फरवरी में सरकार लेकर आई थी, उसमें इन्होंने इस सब्सिडी को 2000 करोड़ पर डाल दिया कि बाकी का पैसा हम नहीं देंगे, बाकी का पैसा अब हमें और कहीं से लेकर आना है। अब इसके लिए देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, अब जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस है, मैं मई 2026 की बात कर रहा हूं, भारत में आपको स्केल पता होना चाहिए, 24 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई हैं फाइनेंशियल ईयर में, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, जिसकी अमाउंट 300 लाख करोड़ से ज्यादा है। भारी भरकम अमाउंट है ये। अब यूएस कंपनीज भी चाहती हैं वो इसमें से अपना कुछ शेयर कमा सकें। अब भारत सरकार ने 2 दिन पहले ही लोकसभा में बिल प्रेजेंट किया जिसका नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल। इस कानून ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जो ऑलरेडी हमारा कानून था जिसके तहत हमने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड को एक प्रोटेक्शन दिया हुआ था कि इसके ऊपर एमडीआर चार्जेस नहीं लगेगा, उस प्रोटेक्शन को हमने खारिज कर दिया। मतलब फ्यूचर में कभी भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस के ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। और इस बात को लेकर सदन में बहुत बवाल उठा। ऑपोजिशन ने कहा कि आप डायरेक्टली यूएस ट्रेड डील के चलते इस प्रेशर में आ चुके हैं अमेरिका के अंडर। अब यहां पर सरकार का क्या कहना है? सरकार कह रही है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस का नंबर बढ़ता जा रहा है, जो कि हमने देखा। अब इसके लिए जो और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डाटा सेंटर्स चाहिए, हमें नेटवर्क सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए हमें चार्जेस चाहिए, जो कि हम आगे चलकर फ्यूचर में कहीं ना कहीं जो लगेंगे यूपीआई के ऊपर, उसको इस चीज में यूज करने वाले हैं। अब कितना लगेगा, कैसे लगेंगे, इस बात के ऊपर अभी कोई भी क्लैरिटी सरकार ने नहीं दी है। कुछ क्लैरिटी आई है सरकार से। क्या क्लैरिटी आई है? कि जो भी चार्जेस लगेंगे वो मर्चेंट के ऊपर लगेंगे,
कंज्यूमर के ऊपर नहीं लगेंगे। मतलब मैं किसी दुकानदार को, किसी मर्चेंट को पे कर रहा हूं तो मेरे ऊपर नहीं लगेगा, मर्चेंट के ऊपर लगेगा। मैम ये बात तो भारतीय बहुत देर से जानते हैं। जब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं तो वो जो चार्जेस होते हैं वो मर्चेंट के ऊपर ही लगते हैं। बट भारतीय व्यापारी भी तेज है, दिमाग से तेज है ना, तभी व्यापार कर पा रहा है। वो हमसे ही लेते हैं वो चार्जेस। तो आपने जो स्टेटमेंट दिया है मर्चेंट्स का, वो एक्चुअली में हमें ही पे करना पड़ेगा। वी ऑल नो दैट, ये हमें ही देना है। तो इस वजह से जो यूएस का ये इन्होंने फ्लैग किया है कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम्स को लेकर उनका कंसर्न है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील में वो फ्रिक्शन लेके आ सकता है। मार्च 2026 की रिपोर्ट एक्सप्लिसिटली बोल रही है इस बात से, ये सच है। इन्होंने रुपे क्रेडिट कार्ड का यूपीआई के साथ जो हमने लिंक किया है उसको भी हाईलाइट कर दिया यहां पर। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका की ये जो रिपोर्ट है और ये बिल का टाइमिंग, ये इसमें कुछ तालमेल नहीं है। ये बिल्कुल एक के बाद एक ये सिनेरियो हो रहा है। और इसमें एक और चीज देखिए, जब हमने ये 2020 में ये कानून के तहत किया था, तब हमने एक और चीज की थी। भारत में आज जब यूपीआई यूज हो रहा है, लोग गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, भीम यूपीआई यूज करते हैं। भीम वाले लोग कम है मुझे पता है। तो ये जो फोन पे और गूगल पे है ना, ये यूएस ओन कंपनी वॉलमार्ट के अंडर ही है। और भारतीय सरकार, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये चाहता था बहुत देर से, 2020 से ही, कि हम ये पूरा जो ओनरशिप है ये यूपीआई का, इसका ओनरशिप जो लगभग 30% ट्रांजैक्शन ही बाहर की फॉरेन ओन कंपनीज के अंडर हो। मतलब जो शेयर आज 80% है वॉलमार्ट के अंदर, हम ये जरूर चाहते थे कि ये शेयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30% हो। उसके लिए हमने डेडलाइन भी सेट की थी, जो डेडलाइन थी जनवरी 2023 की। अब इस डेडलाइन को शिफ्ट करके दिसंबर 2026 तक भी कर दिया गया था। ये 2 साल पहले ही कर दिया गया, क्योंकि पता था कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है उसको इतना टाइम लगेगा पूरा होने में। तो ये जो डेडलाइन है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है यहां पर। अब जितना भी इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में बातें कर रहे हैं, डेयरी सेक्टर को लेकर, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं, बट उसी बीच कंसर्न्स भी हैं। एथेनॉल को लेकर जो इतना बड़ा कंसर्न है, वहां पर बहुत सारे यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये यूएस इंडिया के ट्रेड डील के बीच में इंडिया के ऊपर एक कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर क्लैरिटी अभी भी आनी बाकी है। और ऐसा नहीं है कि यूएस सिर्फ इंडिया के साथ कर रहा है ऐसा। यूएसटीआर की जो रिपोर्ट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कंट्रीज के साथ ऐसा करते आए हैं। मतलब जब जब किसी कंट्री ने अपने यहां पर खुद की कंपनीज को, डोमेस्टिक कंपनी को फाइनेंशियल कंट्रोल देने की ट्राई की है, यूएस गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ जाती है। अब देखो एक के बाद एक कंट्रीज हैं, ब्राजील की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, वियतनाम की बात करें, मतलब इनको छोटी बड़ी कंट्री से मतलब नहीं है, पैसा वहां से निकलकर आना चाहिए हमारे पास। ब्राजील की बात को मैं भी डिस्कस करूंगा यहां पर, मतलब ये केसेस भरे पड़े हैं। टर्की की बात करो, मतलब गल्फ कंट्रीज की बात कर लो जो कि यूएस अम्ब्रेला के अंडर रहती हैं। सऊदी अरेबिया तक को धमकी दे दी थी इन्होंने, कतर को भी नहीं छोड़ा। चाइना के साथ तो वैसे ही इनका 36 का आंकड़ा है, उसको भी धमकी दे चुके हैं, और उसके ऊपर फिर टैरिफ्स लगाते हैं। बात नहीं मानोगे तो टैरिफ्स लगेंगे। अब मैं ब्राजील का केस डिस्कस करता हूं। जैसे इंडिया में यूपीआई की बात है, ब्राजील में पेमेंट नेटवर्क था पिक्स। इन्होंने पिक्स नाम का इनिशिएटिव लेकर आए थे ताकि लो कॉस्ट ट्रांजैक्शंस हो, सिक्योर ट्रांजैक्शंस हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम पिक्स के अंडर एनरोल कर सकें, लेकर आ सकें। जैसे यूपीआई का केस है, यूएस गवर्नमेंट इनके पीछे पड़ गई कि तुमने हमारे पेमेंट नेटवर्क्स को डिस्क्रिमिनेट किया है। अब जब वो नहीं हटे तो इनके ऊपर 25% टैरिफ्स लगा दिए कि तुम हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। अब जब पूरे दुनिया में ये प्रेशर देखा जा रहा है देश के ऊपर, हम ये बात से कैसे इंकार कर सकते हैं कि इंडिया के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं लगाया गया। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो में जब कानून पास किया है तो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीआईबी जो है, वहां पर लिखा है कि कोई चार्जेस नहीं लगेंगे यूपीआई यूजर्स के लिए। क्या मतलब है? मैं किसी अपने पर्सन को, मतलब मैं किसी अपने फ्रेंड को, फैमिली को पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अब जिसके लिए इन्होंने जरूर ये बोला है कि जो भी चार्जेस लग सकते हैं, मतलब ये स्पेकुलेशन है कि जो चार्जेस लगेंगे वो कुछ मतलब 0.05% से 0.07% हो सकते हैं, और जो डेबिट कार्ड के ऊपर जो चार्जेस, रुपे डेबिट कार्ड की बात करें, वो 0.15 से 0.2% हो सकता है। ये अभी आंकड़ा है।
पर सरकार की एक और क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या लिखा है, यूपीआई विल रिमेन फ्री, पर एनी फ्यूचर एमडीआर चार्जेस विल बी नॉमिनल, थोड़े से लगेंगे, जो एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि जो लग सकते हैं, और वो बहुत ही कम मर्चेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर लगेंगे। अब यहां पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का दावा है कि 2000 के ऊपर की जो ट्रांजैक्शंस होंगी मर्चेंट्स के साथ, खासकर वो मर्चेंट्स जिनका एनुअल टर्नओवर 1-1.5 करोड़ के आसपास होगा, उन्हीं के ऊपर लगाएंगे ये। तो मतलब एमडीआर चार्जेस, मर्चेंट डिस्काउंट रेट अब लगने वाला है यूपीआई ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी। तो इस बात से आप आगाह रहें, कभी भी इस बात की घोषणा हो सकती है। और उसी के साथ साथ ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जो हमारा न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, इसकी रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी रखती हैं। इन्होंने बोला है कि भारत को किसी भी तरीके से अपनी यूपीआई पॉलिसी के लिए यूएस के प्रेशर के अंडर नहीं आना चाहिए। उन्होंने पूरा का पूरा एनालिसिस करके दिया भारत सरकार को कि जितने भी कंट्रीज हैं, जब भी इनके साथ यूएस ने ट्रेड डील की है या ट्रेड को लेकर कोई नेगोशिएशन की है, उन्होंने ऐसा प्रेशर डाला है। तो आप अपना स्टैंड जरूर लें, यहां पर यह जरूरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ठीकरा है ना, वो आम इंसान के ऊपर आके गिरेगा। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप चाहे बोल दो ऑफिशियली कि मर्चेंट्स के ऊपर लगने वाला है, मर्चेंट्स के ऊपर लगने वाला है, अरे मर्चेंट्स सभी को पता है कि वो अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही आएगा, ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। सो देयर इज अ वेरी वेरी हैवी क्वेश्चन। क्या? एक तो है हमारी संप्रभुता, कि हम चीजें अपने हाथ में रख पाएंगे या हमसे कोई चीजें कंट्रोल कर पाएगा। और इन सब के पीछे जो भी आप रास्ता निकालेंगे, जो सरकार के ऑफिशियल्स हैं, हमारी सरकार जो रास्ता निकालेगी, इस बात का ध्यान रहे कि आम इंसान का नुकसान ना हो, किसी भी सिनेरियो में ना हो। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही जो सेशंस होते हैं, एनालिसिस होते हैं, मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूं। इनकी पीडीएफ हासिल करने के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। कुछ भी डाउट क्वेश्चन है, किसी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उसके बारे में संदेह में है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप डाउट में खड़े, प्लीज आप मुझे KAIRNZ टेलीग्राम आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।